हाँ सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ट्री को पढ़ी थी, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स रिवाइज करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है P। ऐसा करते हैं, सपोज ये पॉइंट P है और मैं इस पॉइंट P की लोकेशन बताना चाहता हूँ क्या है। इस पॉइंट P की लोकेशन बताना चाहता हूँ। लोकेशन जैसे सपोज करो कि ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है या आपके पीसी की स्क्रीन है, और आपके पीसी की स्क्रीन पे ये पॉइंट है और आप इस पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो कहाँ है। तो इसकी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका हो सकता है, आप ये बता दो कि ये जो इस स्क्रीन की लेफ्ट एज है, यहाँ से आप कितना दूर जाने वाले हैं, और इसकी जो बॉटम एज है, यहाँ से आप कितना दूर जाने वाले हैं। तो अगर आप इस पॉइंट P का लेफ्ट एज से और बॉटम एज से डिस्टेंस बता दें, सपोज ये 1 मीटर और ये सपोज हाफ मीटर, तो क्या आप इस पॉइंट को यूनिकली लोकेट कर पाएंगे? मतलब आपको मैं बोल दूं कि आपके पीसी की स्क्रीन से लेफ्ट एज से 1 मीटर दूर और बॉटम एज से 0.5 मीटर ऊपर की तरफ और राइट की तरफ अगर एक पॉइंट लोकेट किया जाए, तो क्या यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा ये पॉइंट? हाँ सर। यस सर। तो इस चीज को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बॉटम एज है इसको एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, वी कॉल दिस रेफरेंस लाइन एज एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एज है इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। और किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम ये दो वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं, 1 मीटर कॉमा 0.5 मीटर। तो 1 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस या एक्स के पैरेलल कितना ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और 0.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका इधर से डिस्टेंस, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाली वैल्यू को y से। जितना x एक्सिस के पैरेलल हमने ट्रेवल किया उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, जितना y एक्सिस के पैरेलल हमने ट्रेवल किया उसको y से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसको बोलेंगे कि इस पॉइंट की जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं। तो x आपका कहलाता है एब्सिसा और y कहलाता है ऑर्डिनेट। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं आप किसी भी प्लेन के अंदर लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपको ये वाले पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस से दोनों 0 है, तो इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं 0,0। P पॉइंट तक O से पहुंचने के लिए आप x इधर चलोगे और y ऊपर चलोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं P पॉइंट की O से दूरी कितनी है, क्या बता सकते हैं आप? व्हाट इज द डिस्टेंस OP? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम ये एंगल भी बता सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू। और मैंने बिगिनिंग शायद यहाँ से की थी, मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था ना। यस सर। हाँ सर। तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। और अगर मैं इसको r और इसको थीटा लिख लूं, तो इस p के कोऑर्डिनेट को मैं r और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड राइटिंग इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा इज व्हाट वी कॉल एज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, अब इसको आगे एक्सटेंशन लेकर आते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं।
ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? Yes. बट या आई बिलीव ये मैंने शायद इंट्रोडक्शन यहीं से दी थी, मुझे बिल्कुल मैं स्किप कर गया था कि मैं ये बता चुका हूँ आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को आई बिलीव याद होगा, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P1 और एक दूसरा पॉइंट P2, P1 के कोऑर्डिनेट x1, y1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, तो P1 P2 डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस y1, अगर P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं तो ये डिस्टेंस x2 और ये वाला डिस्टेंस y2। अगर मैं यहां से लेंथ ड्रॉ करूं, ये लेंथ कितनी होगी अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो? x2 माइनस x1 होगी, और ये वाली लेंथ y2 माइनस। तो एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाली लेंथ y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, और अब मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, एंड दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, यहीं पर मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, मुझे उम्मीद है कि शायद आपने ये भी पहले सुनी होगी, स्लोप। Yes. Yes. तो बेसिकली फॉर अ स्ट्रेट लाइन joining for a straight line joining the points P1 and P2, for a straight line joining the points P1 and P2, we define slope M as, ध्यान से सुनना, स्लोप का मतलब, स्लोप बेसिकली इसकी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, मैं एक बार जरा लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होती हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मैं कहता कि इसकी स्लोप 0 है और देयर इज नो राइज इन दिस लाइन एज आई मूव अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाता हूं तो मैं कहूंगा कि इसकी नॉन जीरो स्लोप है। और ये नॉन जीरो स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब मैं एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये लाइन वाई डायरेक्शन में राइज कर जा रही है। तो एज यू रन इन द एक्स डायरेक्शन you find that this line rises in the y direction, and we define slope as the rise over run, कितना आप राइज कर गए डिवाइडेड बाय कितना आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन किए। तो इट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दैट इज हाउ वी डिफाइन स्लोप। और इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख सकते हैं, एक पॉइंट। दूसरी चीज, अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, इफ दिस एंगल इज फाई देन tan phi will also be perpendicular upon the base, that is delta y by delta x। phi हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके साथ मेजर किया जा रहा है? तो ध्यान से देखें, अगर इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? Yes. एनीबडी हैज एनीथिंग टू आस्क इन दिस? किसी को कुछ पूछना है? No. मैं यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट केसेस विजुलाइज करवाना चाहूंगा।
आपको लाइंस ऐसी मिलेंगी, तो ये एंगल आपका फाई विच इज गोइंग टू बी एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक आपको लाइन वर्टिकल मिल सकती है, वर्टिकल लाइन के लिए एंगल 90 डिग्री। इसके लिए इस लाइन के लिए जब आप m निकालेंगे tan फाई, तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। इसके लिए m निकालेंगे तो अनडिफाइंड आएगा बिकॉज tan 90 विल बी अनडिफाइंड। और अगर आप ऐसी कोई लाइन बनाते हैं तो आप एंगल ध्यान से समझना है, एंगल इधर से आने वाला आपका ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कितने कम से कम एंगल से आपको टर्न करना पड़ेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि आप उसको हमारी गिवन लाइन के अलॉन्ग अलाइन कर सकें। और इस लाइन के लिए जो हमारा फाई होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और इसके लिए जब m निकालेंगे tan फाई तो वो नेगेटिव आएगा। तो आपको पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और अनडिफाइंड स्लोप का मतलब समझ में आना चाहिए। तो जब भी आपको पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, यार राइट साइड की तरफ जाते हुए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हुए एक राइज करती हुई लाइन है। वो लाइन यहां भी हो सकती है, वो लाइन यहां भी हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेंट कोई भी हो, ये सारी जो लाइन है ये सारी की सारी पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। तो जब भी मैं पॉजिटिव स्लोप की बात करूंगा तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी लाइन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हुए ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाते हुए नीचे को गिर रही है। तो इसको मैं बोलूंगा राइजिंग लाइन और इसको बोलूंगा मैं फॉलिंग लाइन। तो राइट साइड की तरफ जाते हुए ऊपर को चढ़ रही है तो पॉजिटिव स्लोप, और अगर नीचे को गिर रही है तो नेगेटिव स्लोप। वर्टिकल लाइन है तो अनडिफाइंड स्लोप। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एज सच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई स्पेशल कोर्स 11th-12th में नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स में लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको ज़रूरत पड़ेगी स्लोप्स का एनालिसिस करने की। तो ये पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब आपको बिल्कुल जल्दी से समझ में आना चाहिए। आपको स्लाइड्स, राइज करती हुई स्लाइड, झूला राइज करती हुई स्लाइड और फॉल करती हुई स्लाइड देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको देखते सर पता चलना चाहिए कि इस लाइन की पॉजिटिव स्लोप है या इस लाइन की नेगेटिव स्लोप है, या फिर ये वर्टिकल लाइन है, अनडिफाइंड स्लोप वाली लाइन है। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो ये बात होगी हमारी डिस्टेंस फार्मूला की और स्लोप की। सेक्शन फार्मूला भी मालूम है आप लोगों को? Yes. तो सेक्शन फार्मूला भी मैं फिर भी जल्दी से लिख देता हूँ। एक पॉइंट P1, एक पॉइंट P2, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। तो अगर मैं इस लाइन पे कोई एक रैंडम पॉइंट चूज करूं P सच दैट ये रेशियो m:n है, मतलब डिस्टेंस P1P अपॉन P2 m/n है, तो P के कोऑर्डिनेट्स x और y क्या होते हैं? कौन बताएगा? Sir, mx2 plus nx1 by m plus n. m को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, n को x1 से ना, तो दिस इज m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 प्लस n y1
अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इसकी बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ज़रूरत पड़ सकती है फिजिक्स के अंदर, तो इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, इतना बहुत है। मुझे बस आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि हाँ आपको ये याद है कि नहीं याद है। नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए, तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ अपने को एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी बेसिक्स पता होने चाहिए। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है स्पेस में एक पॉइंट को लोकेट करना है। तो आप अपने रूम के बारे में सोचें, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में स्पेस में एक पॉइंट है, उसको लोकेट करना है। सपोज आपको एक पॉइंट लोकेट करना एक रूम में, तो जब मेरे को एक प्लेन में एक पॉइंट लोकेट करना था तो मैंने प्लेन में 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और इन दोनों रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिए थे। अगर रूम में मुझे ऐसा करना है तो मैं रूम की 3 एडजेसेंट वॉल्स ले लूंगा। आप बेसिकली एक फ्लोर ले लो, रूम का फ्लोर, फ्लोर से हाइट बता दो कितनी है उस पॉइंट की, फिर एक कोई वॉल ले लो, वॉल 1, उससे डिस्टेंस बता दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर आप एक और वॉल ले लो, उसकी एडजेसेंट परपेंडिकुलर वाली, और उससे डिस्टेंस बता दो। इमेजिन करके देखो अपने रूम में, क्या आप इन तीनों चीज़ों की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं पॉइंट को? मैं इसको विजुलाइज करवा के दिखाता हूँ। ये आपके रूम का फ्लोर हो गया, आप फ्लोर से हाइट बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की, तो आप इससे हाइट बता देंगे किसी पॉइंट की। फिर आप एक साइड वॉल ये ले लो, तो आप एक साइड वॉल ये बना लो, और आप इस साइड वॉल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं एक, और एक साइड वॉल आप यहाँ फ्रंट में बना लें। और आप इस साइड वॉल से डिस्टेंस बना सकते हैं। यार ये वाली अच्छी नहीं लग रही है, तो ऐसा करते हैं वो उधर वाली वॉल ले लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम सुंदर बनेगा। तो ऐसा करते हैं, ये वाली वॉल ले लेते हैं, इस वॉल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ऐसे मेजर हो जाएगा ना। तो ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, मेरे को एक LBH का क्यूब दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? वो जो इन तीनों वॉल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन हो जाएगा, उसको 0 0 0 बोल सकते हैं। आप इसको x एक्सिस बोल दो, इसको y एक्सिस बोल दो, और ये z एक्सिस बोल दो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, इसके लिए आपने x डायरेक्शन में L ट्रेवल किया है,
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप L, 0, 0 लिखेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए आपने y डायरेक्शन में h ट्रेवल किया है तो 0, h, 0 लिखेंगे। इस पॉइंट के लिए आपने z डायरेक्शन में b डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 0, 0, b लिखेंगे। ये समझ में आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स आपको? हाँ सर। Yes, sir. पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट xz प्लेन में है, ये वाला बॉटम कॉर्नर इस क्यूब का, तो इसके लिए x हो जाएगा L, हाइट तो 0 है, y 0 और z हो जाएगा b। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो xy प्लेन में पॉइंट है ये वाला, x वाला हो जाएगा L, y वाला हो जाएगा h, और Z वाला z हो जाएगा 0। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख पाओगे आप? 0HB 0 HP। 0, h और b। और फाइनली ये जो हमारा पॉइंट था ये LBH वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x वाला L, y वाला h और z वाला b, LHB, है ना? ठीक है, कोई डाउट? तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई। इसमें जो हमारा ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 और ये पॉइंट है हमारा P जिसके कोऑर्डिनेट है LHB। तो क्या आप मुझे बता सकते हो O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा? √L² B² H²। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एक बार हम बेस का डायगोनल निकाल लेते हैं, तो ये L है, ये B है, तो ये बेस का डायगोनल √L² + B² हो जाएगा। और फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो वो डिस्टेंस OP आ जाएगा हमारा √L² + B² को स्क्वायर करेंगे और h² करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, तो दैट विल बी √L² + B² + h²। ठीक है? Yes. सब इमेजिन कर पा रहे हैं 3D में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। हाँ सर, थोड़ी दिक्कत है। हम्म, सर थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोल? सर वो कौन सा एक्सिस से पैरेलल जो पॉइंट निकालना रहता तब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। नहीं समझा, दोबारा से बोल, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर मतलब कोई प्लेन में अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे समझते हैं हम इस चीज को, मैं एक और बार फिगर बनाता हूं, इस बार एक डिफरेंट पिक्चर बनाता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है? इसको बोलते हैं 0, 0। अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में एक्स चलेंगे और वाई डायरेक्शन में वाई चलेंगे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0 x, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y, x 0, y 0, y। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। x, y, ठीक है? हाँ सर। अब अगर मैं यहीं पर एक एडिशनल एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस कर दूं और उसको z कहना शुरू कर दूं, तो यहां पर एक 0 और लगाऊंगा क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए z के पैरेलल कुछ नहीं डिस्प्लेस होना पड़ा। इस पॉइंट को x, y, 0 बोलूंगा, तो xy प्लेन में z की वैल्यू 0 रहने वाली है ना? हाँ सर। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहां से ऊपर z एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, z डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे x, y, z
और ये पॉइंट ऊपर जाके आया, तो समझना जरा ये कैसे आया। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ पे ना, जिसकी हाइट h है, z है, ठीक है। अब जरा ध्यान से इमेजिन करना, ये जो बॉक्स का ये वाला फेस है, ये साइड वॉल, इस साइड वॉल को मैं बोलूंगा कि ये एक्स जेड प्लेन है। दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. और जो वो पीछे वाली वॉल है, दिखनी शुरू हुई वो पीछे वाली वॉल, Yes, sir. उसको क्या बोलूंगा? ZY plane. YZ. वाई जेड प्लेन, राइट। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x0 X0Z. Y. एक्स 0 जेड। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट Sir, 0, 0, 0, Z. Z. एक्स जेड प्लेन में वाई फॉर श्योर सब जगह 0 रहने वाला है, Yes. और वाई जेड प्लेन में एक्स 0 रहने वाला है ना। Yes, sir. इनफैक्ट आपसे कोई पूछे x इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ समबडी आस्क यू व्हाट डज x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, तो आप कहेंगे, अगर आप 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये या तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है या फिर जेड एक्सिस को। वाई एक्सिस या जेड एक्सिस सब जगह पे z0 x0 रहता है ना। Yes, sir. Yes. तो अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब यूजुअली वाई एक्सिस होता है, और अगर 3D ज्योमेट्री है तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई जेड प्लेन होता है, ठीक। यस सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। Sir, 0, Y, Z. 0, y, z। मतलब 2D ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। तो 2D ज्योमेट्री में अगर एक्स और जेड एक्सिस बनाए हैं तो एक्स इज इक्वल टू 0 जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और 2D ज्योमेट्री में अगर मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया तो एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। 3D ज्योमेट्री में एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है वाई जेड प्लेन, जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स जेड प्लेन, ठीक। ठीक है। हाँ सर। आप अगर मैं आपसे पूछूं x कॉमा वाई एक पॉइंट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन? Root X square. Sir, Root X root X square. square plus Y square. तो आप आंसर देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट है x कॉमा वाई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस? Sir, Y. Y. तो ये वाई आपको याद है या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो? तो ऐसे समझो, अगर मेरे को इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मैं P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। अच्छा, वाई एक्सिस ऐसा होगा, और अब आप मुझे बताओ इस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X, X comma 0. x कॉमा 0 होंगे, बोलो। Yes. क्योंकि एक्स एक्सिस पे y तो 0 हो जाएगा, और P अगर x कॉमा y है तो यार इधर x ही तो गए होंगे ना। Yes. तो x कॉमा y का x कॉमा 0 से डिस्टेंस कितना होगा? Y. इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना। क्यों? Yes, sir.
Yes. नोट किया? हाँ सर। Now if I ask you what is the distance of x comma y comma z from origin, तो सबको आंसर याद है ना? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ x comma y comma z from x axis, रूट y स्क्वायर प्लस I comma Z. y comma z, तो ये x एक्सिस, ये पॉइंट x y z, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा x एक्सिस पे, बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या? x कॉमा x comma 0. x कॉमा 0, y भी 0 और z भी 0, ठीक? Yes sir. Yes, sir. अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये डिस्टेंस कितना आएगा? x माइनस एक्स होल स्क्वायर y माइनस 0 Square होल plus z square. स्क्वायर अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस आएगा। क्लियर है? यस Yes sir. चलो, हाँ जी मेघ, कुछ क्लैरिटी हुई अभी? हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ पीछे वाला नोट करने वाला रह गया हो, या चलें आगे? हाँ भाई योगेश, ठीक है सब? हाँ सर, बढ़िया। तो अगर मैं आपसे x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और x2 कॉमा y2 कॉमा z2 के बीच का डिस्टेंस पूछूं, तो क्या आंसर देंगे? ठीक है, ये समझ में आता, ऑब्वियस है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जैसे 0 0 0 से डिस्टेंस था, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा हमारा, है ना? हाँ सर। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक हमारे पास क्यूबॉइड है, एक हमारे पास क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड की लेबलिंग कर देता हूं, ए बी सी डी फ्रंट फेस के लिए, और पी क्यू आर एस वो पीछे वाले रियर फेस के लिए। इसका एक डायगोनल है ए क्यू। सपोज इसका जो डायगोनल ए क्यू है, इट मेक्स एन एंगल अल्फा with AB, beta with AS,
and gamma with AD. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals 1. Send me a proof on the WhatsApp पर्सनल, ग्रुप में नहीं डालेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर. भेज रहे हैं सॉल्यूशन. या अभी सोच रहे हैं कैसे करना है? हाँ सर, भेज रहे. सब एक मेघ ने भेजा है. लेट मी सी. एक आधी लाइन और लिखी होती थोड़ा बेटर लगता, मतलब रीजनिंग, हाउ कैन वी राइट दैट. सर वो फिगर नहीं बन रहा मेरे से.
ड्राइंग में हाथ तंग है, डॉक्टर बनने की अभी से तैयारी है। डॉक्टर्स को हैंड राइटिंग बेकार होती है, डॉक्टर्स की है। तो तुम्हें फिगर बनानी सिखाऊं, ड्राइंग ड्राइंग करनी सिखाऊं? तो एक बॉक्स बनाओ ऐसे, फिर एक बॉक्स बनाओ ऐसे। बचपन में सिखाते थे ऐसे कीबोर्ड बनाना। फिर इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। अब इसको मान लो ओरिजिन 0 0 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। चलेगा ऐसे? अब इसमें आपको ये वाले पॉइंट को ए लेबल करके दिया गया है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और इधर वाले पॉइंट में से इसको पी लेबल किया गया था, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। तो आपने ए बी वाला जो डायगोनल है, ए बी वाले डायगोनल का एंगल देखना है ए क्यू का। ए क्यू और ए बी लाइंस के बीच का एंगल अल्फा है। तो वो एंगल अल्फा देखने के लिए आप क्या करो, आप क्यू को बी से ज्वाइन करो। और अब आप इस पिक्चर को 2D में दिखाओ, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ये मजेदार चीज है, जिसको ड्राइंग नहीं आती उसको एक 3D की प्रॉब्लम को 2D में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो ए बी है वो मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। क्या बी के कोऑर्डिनेट x 0 0 लिख सकता हूं अगर इस कीवर्ड की ये वाली डायमेंशन x है और ये वाली डायमेंशन y और ये वाली डायमेंशन z है? तो q के कोऑर्डिनेट्स x y z होंगे और ये लाइन ए क्यू, और q से b पे ज्वाइन करूंगा तो क्या परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अगर ये एक्स वाई जेड और ये x 0 0 है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो ये वाली मेरे को परपेंडिकुलर नहीं आपने लिख के दिया। बिफोर बीइंग एबल टू राइट दैट cos अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू मस्ट शो मी अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना जरूरी है जिसमें आप लिख सकें कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। किसी भी ट्रायंगल में तो ऐसा नहीं होता ना। Yes, sir. हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे को ये दिखाएं। सर ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट भी। तो एक मैंने ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को, एक टिपिकल सी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से एक सिंपल पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है x और ये डिस्टेंस दिख रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यू कैन क्लेम कि सर cos अल्फा की वैल्यू बेस यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आने वाली है। नाउ विद द सेम रीजनिंग यू कैन क्लेम कि सर cos बीटा निकालना है तो ए बी की जगह ए एस आ जाएगा। तो जब ए बी की जगह यहाँ पे ए एस लिखोगे तो ये y वाला पॉइंट होगा, तो वो y अपॉन, और cos गामा की वैल्यू z अपॉन, और अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू सी कि क्या आप मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी, सभी को क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। आज Yes, sir. ठीक है।
चलिए ठीक है जी, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं मैं। तो ये बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो गई, और मैंने इसके अलावा आपको स्लोप्स के बारे में बात की। और अब मैं आपसे कुछ खास ग्राफ्स के बारे में बात करने वाला हूं। ग्राफ्स बोल सकते हैं इसको, और इक्वेशंस भी साथ में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? सपोज ये मेरे पास ऐसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने ऐसे ही रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो सपोज आई हैव ड्रॉन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन इज अ कलेक्शन of a set of points. So this straight line is a collection of points. Basically this is a set of points या collection of points. मतलब बहुत सारे points हैं जो इस line के ऊपर lie करते हैं। तो all those points which lie on this line, they must have certain relationship. मतलब how to locate, how to check whether a point lies on this line or not. So that relationship which must be satisfied by any point lying on this line is called the equation of the straight line. In fact ये किसी कर्व के लिए भी हो सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक कर्व है। जैसे मैं थोड़ा सा आसान एग्जांपल देता हूँ, शायद वो इससे आसान लगे, मतलब मुझे आसान लगता है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ whose centered is as at origin, और उस सर्कल का रेडियस r है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं whose center is at origin, और इस सर्कल का रेडियस r है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि यार अगर कोई भी पॉइंट x, y इस सर्कल के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का 0,0 से डिस्टेंस r होना चाहिए। So that means that x, y must satisfy the condition that the distance between xy and 0, 0 must be equal to r. So I can claim that under root of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r. Or I can claim that x square plus y square must be equal to r square. So all points in xy plane which satisfy this condition will lie on this circle. ठीक है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट। अब किसी भी सर्कल को लोकेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? उसका सेंटर चाहिए होगा और रेडियस चाहिए होगा। तो अगर मेरे को किसी भी सर्कल का सेंटर और रेडियस आप बता दोगे तो मैं उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप बता दूंगा। ये बात समझ में आती है आप सभी को? हाँ। इन दी सेम वे अगर ये सर्कल ओरिजिन पे सेंटर रखने की बजाय यहां किसी पॉइंट x0, y0 पे इसका सेंटर होता और इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ किया होता r रेडियस का, तो क्या कंडीशन होती x, y के ऊपर? If any point lies on this circle, then x minus x0 whole squared plus y minus y0 whole squared must be equal to r square. क्यों भाई? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? Yes, sir. हाँ सर। So this is the equation of the circle
और इक्वेशन ऑफ द सर्कल का मतलब है उस सर्कल पे लाई करने वाले सभी x, y पॉइंट इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते होंगे। सिमिलरली नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। ये नोट किया? नहीं सर। 1 minute. तो किसी भी सर्कल को यूनिकली लोकेट करने के लिए मेरे को दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। मुझे उसका सेंटर बता दो और मुझे उसका रेडियस बता दो, तो मैं आपको वो सर्कल ट्रेस करके दे सकता हूँ कि ये सर्कल यहाँ पर होगा, है ना। तो टू ट्रेस a circle, to be able to locate all the points that lie on the circle, या फिर to locate that circle, to be able to draw that circle, we should have the information about the center of the circle and the radius of the circle. सर डन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचते हैं। हाउ टू लोकेट अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले मेरे को लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अगर लोकेशन कैसे पता चलेगी, हाउ टू लोकेट अ स्ट्रेट लाइन, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग। एक तरीका है, आपको मैं दो पॉइंट्स बता दूं दैट लाई ऑन द लाइन। क्या आप दो पॉइंट्स अगर आपको मैं बता दूं तो क्या उससे यूनिकली एक लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ सर। क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है? यू कैन नॉट हैव मोर देन वन डिफरेंट लाइन पासिंग थ्रू सेम सेट ऑफ टू पॉइंट्स। यस सर। Yes. Sir. तो अगर मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूं x1, y1 एंड x2, y2, सपोज एक पॉइंट बता दूं ये, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, और एक पॉइंट बता दूं ये और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, तो वी नो कि पहले मैं इन दोनों को लोकेट करूंगा, और ये तो मुझे लोकेट करने आते हैं x1, y1 और x2, y2 कैसे बनाने हैं स्पेस में, और फिर मैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना दूंगा, तो एक ही लाइन पास कर सकता हूं मैं दोनों से। सो this given line can be identified with the help of 2 points x1, y1 and x2, y2। तो अगर मेरे को x1, y1, x2, y2 पता चल गए तो मैं इस लाइन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट x, y किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट P इस लाइन पर लाई करता है तो PA या PB सेम स्लोप वाली लाइंस होनी चाहिए। Yes. अगर PA और PB सेम स्लोप वाली लाइन है तो इसका मतलब वो सारी एक ही लाइन बनेगी। बोलो। Yes, sir. Yes. तो दैट इज द आइडिया। हम क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ PA निकालेंगे और स्लोप ऑफ PB निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो PA की स्लोप कितनी होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और PB की स्लोप निकालने से बेहतर है मैं BA की स्लोप निकाल देता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब मैंने ये निकाल दी, ये वाली स्लोप, और फिर मैंने ये वाली स्लोप निकाल दी और बराबर कर दी। चलेगा ना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन that joins x1, y1 and x2, y2।
आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? सर वो हाँ, ग्राफ हाँ। दिखा सकते हैं क्या ऊपर वाला? ये मैंने जूम आउट कर दिया तो ये सारी पिक्चर एक साथ एक बार में। कुछ पूछना है किसी को? सर और ये कैसे पता करेंगे कि वो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन? वो चेक कर लेंगे जब एक बार मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब इसमें आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट करके देख लेंगे क्या उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो समझेगा कि वो लाइन कहाँ से पास कर रही है कहाँ से नहीं पास कर रही। इसको चेक करने का तरीका बता दूं। ये सर्कल वाला और स्ट्रेट लाइन वाला सब नोट कर लिया आपने? यस सर। हाँ सर। नहीं सर, बाकी ठीक है, बना लो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर, हो गया। Suppose we have a circle at origin and radius 5 units. ठीक है, we want to check whether the point 3,4 lies on the circle or not. ठीक है, तो सबसे पहले आप सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 5 यूनिट की इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन आएगी? तो अगर आप ओरिजिन पे सेंटर मान के एक 5 यूनिट के रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इस पे रेंडमली कोई भी पॉइंट x, y चूज करेंगे, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर यानी 25। तो कोई भी ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो इस सर्कल पे लाई करेंगे। तो अब इसमें x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 प्लग इन कर दो, क्या मिलेगा? सर 25 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये तो ट्रू हो गया ना। Yes. We will say that x is equal to 3, y is equal to 4 satisfy this equation. And if they satisfy this equation, इसका मतलब 3, 4 lies on the curve x square plus y square equals 25। ठीक है, ठीक। यस सर। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये ओरिजिन से पास करती है? No, sir. नहीं करती। No, sir, नहीं करती। अगर x और y को 0 पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में x और y को 0 पुट कर देंगे तो 0 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट ट्रू। सो 0,0 डज नॉट satisfy this equation.
ठीक, यस सर। क्लियर, आगे चलें। Yes, sir. Now we'll talk about different ways to represent a straight line. एक तो तरीका है कि 2 points are given, बस बता देंगे भैया इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन है। कोई भी बोल दे कि यार 3,4 एंड 5,7 से पास करने वाली लाइन, ऐसे बोल दिया तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे लाइन को। और हाउ टू राइट दी रिलेशनशिप या इक्वेशन, तो हमने लिखा था y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो y तो y रहेगा, इसको y1 मान लेते हैं, y माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस x1 x माइनस 3 इक्वल्स y2 माइनस वाई वन यानी 7 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3। तो आई गेट y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 4 हो गया 3/2 and this gives you 2y minus 8 equals 3x minus 9 and this gives you 3x minus 2y minus 1 equals 0. So this represents a line that passes through the point 3, 4 and 5, 7. Does it pass through origin? No. No, sir. नो नहीं। सर। अब कोई भी पॉइंट की वैल्यू x और y की इसमें प्लग इन करके देख सकते हैं कि अगर कोई x, y इसको सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को तो ये लाइन उससे पास करती है, नहीं तो नहीं करती है। ठीक, यस सर। Yes. देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ लाइन। अगर आपको स्पेस में एक पॉइंट बता दिया जाए कि इस लाइन, इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन बनानी है, तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर केवल एक पॉइंट बता दें तो साथ में मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि उस लाइन की स्लोप कितनी चाहिए मेरे को। तो अगर आपने पॉइंट और स्लोप डिफाइन कर दिए तो भी आप यूनिकली एक लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको। अगर आपको एक पॉइंट नोन हो और स्लोप m नोन हो तो भी काम चल जाएगा। और अब फंडा बड़ा सिंपल सा है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट x, y है तो एक्स वाई और एक्स नॉट वाई नॉट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप अपने को मालूम है। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी इस स्ट्रेट लाइन की। तो एक्स नॉट वाई नॉट हमें नोन है और m हमें नोन है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन ऐसी बन गई y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, और इसको लिख सकते हैं y, बस ठीक है, इतना बहुत है, ऐसे याद कर लेते हैं। चलेगा? Yes. Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. सर वो पिछले वाला ग्राफ दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकता हूँ। ग्राफ तो नहीं बनाया था मैंने, बस पॉइंट सिखाए थे। यही देखना था ना या और कुछ? नहीं सर, यही। ठीक है, चलें आगे। हाँ
एक और इंटरेस्टिंग वे होता है जो कॉमन भी है और फिजिक्स में यूज भी होता है, and that interesting way is to identify the slope and intercept on y axis. ये बहुत कॉमन है और फिजिक्स में अपने को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये बता दिया जाए कि वो ओरिजिन से वाई एक्सिस को कितनी दूर कट करती है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब है कि वो लाइन ओरिजिन से कितनी दूर वाई एक्सिस को कट करती है। तो मान लो ये लाइन है हमारी, तो ये जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रही है वो ओरिजिन से कितनी दूर है। तो C इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती है। तो इसके लिए इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा और इसके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट रखती है और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट रखती है। और केवल इंटरसेप्ट नहीं पता होना चाहिए, आपको इंटरसेप्ट के साथ साथ एंगल भी मालूम होना चाहिए या फिर स्लोप भी मालूम होनी चाहिए। तो अगर मेरे को आप एक स्लोप बता दो कि मेरे को इतने एंगल पे लाइन बनानी है और ओरिजिन से वाई एक्सिस को इतनी दूर कट करने वाली लाइन बनानी है, तो भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मान लो स्लोप m गिवन है और c गिवन है। c गिवन है मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, c। क्यों भाई? c गिवन है मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर आपको y0 और x0 पता हो तो आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। y0 को c लिख देते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट m ही रहने देते हैं, अपने को गिवन है m कुछ भी नंबर हो सकता है, गिवन होगा, और x माइनस x0 को 0 पुट कर देते हैं। तो y माइनस c इज इक्वल टू mx एंड दैट गिव्स यू y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब कहने का ये कि मेरे को ऐसा बता दिया जाए कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which makes an angle 30 degree with x-axis, which makes an angle 30 degree with x-axis and an intercept of 5 on positive y-axis। ठीक है, तो मतलब c की वैल्यू +5 है और स्लोप tan थीटा होती है, वेयर थीटा इज द एंगल। तो tan 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री इज 1/√3। So I can use this equation straightforward and I can write y is equal to 1/√3x plus 5। इनफैक्ट फिजिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन मैथ्स का है। फिजिक्स में आपको इक्वेशन लिखने से ज़्यादा ड्राइंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा ड्रॉ, तो ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान है। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या सोचना है, वाई एक्सिस पे एक 5 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बनाना है, तो 5 यूनिट दूर, और 30 डिग्री का एंगल बनाना है एक्स एक्सिस के साथ। तो ऐसी लाइन बना देता हूँ जिसका ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो फिजिक्स में आपको यूजुअली ये लाइंस ड्रॉ करके दिखानी होगी, ये ऐसी लाइन बन रही है। ठीक है, Yes. नोट करेंगे ध्यान से। किसी को कुछ पूछना है इसमें? इनफैक्ट फिजिक्स में यूजुअली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको बोला जाएगा एक लाइन है 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0, इसको ड्रॉ करके दिखाओ। Here is standard. ये मुझे ऐसी याद रहती है, मैं क्या करूं।
तो मैं इसको लिखूंगा 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। फिर इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 5/4। देन आई विल से कंपेयर दिस विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसकी स्लोप -3/4 है और इसका इंटरसेप्ट 5/4 है। तो tan थीटा की वैल्यू -3/4 है और इंटरसेप्ट 5/4 है। tan थीटा -3/4 है तो थीटा कितना होगा? 143। tan inverse. तो 3, 4, 5 वाले में ये 37 डिग्री होता है, तो ये 180 माइनस 37 डिग्री होगा। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। 180 माइनस 37 143 डिग्री हो गया और इंटरसेप्ट जो है वो 5/4 है। तो इस लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो मैं एक पॉइंट आइडेंटिफाई करूंगा वाई एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,5/4 और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि 143 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो आपको इक्वेशन देख के क्विकली लाइन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि लाइन कहाँ बन रही होगी। Any doubts in this? नो सर। नो सर। नोट किया सभी ने? सर एक मिनट। सर डन। तो ये समरी है जो अभी तक हमने देखा है इसकी। तो यहाँ पे सेशन क्लोज करेंगे अपना हम। और ट्रिगो के अंदर लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़े थे क्या हमने लास्ट क्लास में? नहीं सर। सर वो जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें आपने पढ़ाया था। हाँ सर। वो रिकॉर्डिंग देख ली आप सब लोगों ने? जेई वाला लेक्चर पूरा अच्छे से? हाँ सर। ठीक है। तो मैं एक ट्रिगो की अच्छी सी शीट भेजूंगा आपके प्रैक्टिस करने के लिए। आपने सॉल्व करनी है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे। चलो, ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ऑल राइट। सर वो ग्रुप पे जो सोल्यूशन है वो पीडीएफ बना के भेजना है, फोटोज। पीडीएफ बना के भेज दो यार, फोटोज अलग अलग भेजोगे तो मुश्किल हो जाएगी। बना लोगे ना? हाँ सर। यस। ठीक है।